नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बुढ़ापे का अकेलापन। अब बस बहुत हो गया, मुझसे और सहन नहीं होता। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा कौशल्या। तुम्हारी बहुओं ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अभी केवल 1 ही महीना तो हुआ है बच्चों के साथ उनके शहर आए हुए, लेकिन इस 1 महीने में ही जी भर गया है मेरा। अरे गांव में अच्छा भला गुजारा चल रहा था। साल भर से अंगीठी पर सेकी हुई जली भुनी रूखी सूखी चाहे जैसी भी रोटी खाकर गुजारा हो ही रहा था ना। पर पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे, जो सोच बैठा कि बेटों के घर में बहुओं के हाथ के बने अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे, बुढ़ापे में सेवा होगी। कौशल्या अपना घर छोड़ने से पहले एक पल को तो मेरे मन में भी विचार आया था कि बहुएं तेज तर्रार हैं, किसी बड़े छोटे का लिहाज नहीं करती। अगर कभी उल्टा सीधा कुछ बोल भी देंगी तो कैसे सहन करूँगा। यह कहते हुए दमा के मरीज किशोर जी को खांसी छिड़ गई और फिर कुछ संभल कर बोले, लेकिन कौशल्या, समय के अनुसार इंसान के व्यवहार में भी बदलाव आता रहता है। क्या पता बहुओं के व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया हो। पिछली आप बीती सभी बातों को पीछे छोड़कर और बेटों के कहने मात्र से ही खुशी खुशी उनके साथ शहर आ गया, यह नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए। पर अब मैंने फैसला ले लिया है कौशल्या, अब मैं किसी की एक नहीं सुनूंगा और तुम भी मुझे यहाँ रुकने को नहीं कहोगी। 75 वर्षीय किशोर जी अपनी दिव्यांगत पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बड़बड़ाए जा रहे थे। भरा पूरा परिवार होते हुए भी उनका अपना कोई नहीं था, इसलिए जब भी मन दुख से भर जाता, पत्नी की तस्वीर से बात करके अपने दिल का गुबार हल्का कर लिया करते थे। उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वह उनकी बातें सुन रही हो। दरअसल 1 वर्ष पहले तक किशोर जी अपनी पत्नी कौशल्या जी के साथ अपने गांव में ही रहा करते थे और जितना उनसे बन पड़ता था उतनी खेती बाड़ी किया करते थे। उनके 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे अपने काम के चलते शहर में रहा करते थे। 1 वर्ष पूर्व ही उनकी पत्नी कौशल्या जी का निधन हो गया था। पत्नी क्या गई, उनकी तो जैसे जिंदगी ही चली गई। बेटे बहू औपचारिकता निभाकर कुछ समय बीतने के बाद अपने अपने घर चलते बने और वह गांव में बिल्कुल अकेले रह गए थे। किशोर जी, जिन्होंने एक गिलास पानी भी कभी स्वयं से उठाकर नहीं पिया था, अब मजबूरी के चलते चूल्हे पर रोटियां सेकने लगे थे। अंगीठी के धुएं से अक्सर उन्हें खांसी छिड़ जाती थी। जैसे तैसे कच्ची पक्की रोटियां पकाकर नमक और प्याज के साथ वो निगल लिया करते थे। पर बेस्वाद खाना खाते खाते पत्नी के हाथों के बने खाने को याद करने लगे तो आंखें गीली हो जाती। अकेलापन इस कदर बढ़ गया था कि वह अपनी मर चुकी पत्नी की तस्वीर हरदम हाथ में लिए रहते थे और उससे ही बातें करने लगे थे। पिछली बीती याद को याद करके कभी रोने लगते तो कभी मुस्कुराने लगते थे। कुछ गांव के लोग उन्हें ऐसे देखकर उनका मजाक बनाते थे, जबकि पड़ोसी उनकी हालत को अच्छे से समझते थे। वे जानते थे कि यह पागलपन नहीं है, बल्कि अकेलापन है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। किशोर जी की ऐसी हालत देखकर उनके पड़ोसियों ने उनके बड़े बेटे को फ़ोन किया, उनकी मानसिक स्थिति के बारे में सूचना दी और उन्हें अपने साथ रखने को कहा। बूढ़े पिता को अपने पास रखने के लिए दोनों बहुएं हरगिज भी राजी नहीं थी, परंतु लोकलाज के डर से उनके दोनों बेटे उन्हें अपने साथ शहर ले आए। किशोर जी भी स्वादिष्ट खाना खाने का अरमान लिए बेटों के साथ खुशी खुशी चल दिए। दोनों बेटों ने अपने पिता को 1-1 महीना अपने पास रखने का तय कर लिया। पहले बड़ा बेटा उन्हें अपने घर ले आया। पोता पोती के साथ हंसते बोलते समय अच्छा गुजर जाएगा, यह सोचकर किशोर जी के दिल में बड़े बेटे के घर जाने की उत्सुकता थी। लेकिन घर पहुंचने के बाद पता चला कि बड़े बेटे और बड़ी बहू ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला चंडीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी में करवा दिया है। अब वे दोनों वहीं रहकर पढ़ाई करते हैं। यह बात सुनकर किशोर जी आश्चर्यचकित रह गए कि अब ज़माना कितना बदल चुका है। लेकिन अभी शायद उन्हें एक सरप्राइज़ और मिलना बाकी था, और वह यह था कि उनकी समधन जी यानी कि बहू की माँ भी उनके बेटे के घर ही रहती थी। अपनी समधन को अपने बेटे के घर में देखकर किशोर जी कुछ असहज महसूस कर रहे थे। खैर, जैसे तैसे मन को समझाते हुए वहाँ रहने लगे।
बेटे के घर रहते हुए 2 वक्त की रोटी तो उन्हें नसीब हो रही थी, लेकिन वह अपनापन जिसके लिए वह तरस रहे थे वह दूर दूर तक नहीं था। बेटा बहू और बहू की माँ तीनों एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाते और किशोर जी को उनके कमरे में ही दाल रोटी पहुंचा दी जाती थी, क्योंकि बेटे ने उन्हें उनके कमरे से बाहर निकलने को मना किया था। बेटा बहू और बहू की माँ तीनों की हंसने बोलने की खूब आवाज़ें आती, परंतु किशोर जी को इन सब से दूर ही रखा जाता था। यह सब देखकर मन ही मन अपनी पत्नी से बात करते हुए बड़बड़ाने लगे, कौशल्या, क्या तुमने कभी उल्टी गंगा बहती देखी है? यहाँ देखो तो खुद का बाप तो पल पल अपने पन को और अच्छा खाना खाने को तरस रहा है, और हमारा बेटा अपनी सास को बैठाकर बढ़िया बढ़िया पकवान खिला रहा है, उसके साथ हालचाल बांट रहा है, अपनापन जता रहा है। मैं कुछ मांगता हूँ तो यह लोग कहते हैं इस उम्र में परहेज रखना चाहिए। बहू की माँ भी तो बूढ़ी औरत है, तो क्या उसे यह सब खाकर बीमारियां नहीं होंगी? ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। कुछ दिन बीते तो अपने बेटे से कह दिया कि मेरा यहाँ दिल नहीं लग रहा, छोटे बेटे के घर ही छोड़ दो, कम से कम वहाँ बच्चों के साथ दिल तो लग ही जाएगा। पिता के कहने पर बेटे ने उन्हें छोटे बेटे के घर छोड़ दिया, लेकिन छोटी बहू तो 2 कदम और आगे निकली। ससुर जी को अपने घर में देखते ही उसने तुरंत अपनी जेठानी को फोन कर दिया। क्यों भाभी, हमारे बीच तो 1-1 महीने का तय हुआ था ना, अभी तो 20 ही दिन बीते हैं। ऐसा भी क्या हो गया था जो आपने बाबूजी को 20 दिन में ही अपने घर से चलता कर दिया? दूसरी ओर से जाने क्या जवाब आया तो छोटी बहू बोल पड़ी, ऐसी बात है तो हम भी उन्हें 20 दिन ही रखेंगे और 21वें दिन आपके घर भेज देंगे। कहती हुए छोटी बहू ने फोन पटक दिया। बड़े बेटे बहू के घर में कम से कम एक कमरा तो उन्हें नसीब हो रहा था, जहां बैठकर वह आराम से अपनी फूटी किस्मत पर आंसू बहा सकते थे, लेकिन छोटी बहू के घर पर वह कमरा भी न मिला। एक स्टोर रूम में ही किशोर जी का बिस्तर लगा दिया गया और बच्चों को उनके पास न जाने की हिदायत दे डाली। बच्चों को आते जाते देखने के लिए भी कभी वह आंगन में आकर बैठ जाते तो कभी उन्हें दूर से ही देख लेते, परंतु चाहकर भी उनसे बात न कर पाते, उन्हें कहानी न सुना पाते। बच्चे यहाँ वहाँ खेलते रहते, पर मजाल है जो कभी दादाजी से बात भी कर ले। उन्हें मालूम था कि अगर बात करते समय उनकी माँ ने उन्हें देख लिया तो कमरे में ले जाकर उनकी ऐसी पिटाई होगी कि नानी याद आ जाएगी। एक दिन सुबह उठकर चारपाई पर आकर बैठे तो उन्हें एक आवाज़ सी सुनाई दी। छोटी बहू अपने पति से कह रही थी, सुनो तो, मेरे पास यह 500 का फटा पुराना नोट है। दूध वाला, सब्जी वाला कोई भी लेने को तैयार नहीं है, आप ही इसे चला लेना। इसके बदले मुझे एक करारा नोट दे दो। आज मुझे अपनी सहेली के साथ किटी पार्टी पर जाना है। किशोर जी भी आदत से मजबूर थे, कुछ गलत होते देखते तो टोक देते थे। बेटे के जाने के बाद उन्होंने बहू को समझाते हुए कह दिया कि बहू, बच्चे बहुत नटखट हो गए हैं, सहेलियों के साथ घूमने फिरने की बजाय थोड़ा उन पर ध्यान दिया करो। यह बात तो जैसे छोटी बहू को कांटे की तरह ही चुभ गई और चिल्लाती हुई बोली, आपको क्या लगता है मैं सारा दिन आवारागर्दी करती रहती हूँ? बाहर न जाऊँ तो क्या सारा दिन आपकी खांसी की आवाज़ सुनती रहूँ? और वैसे भी मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, आपको उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनते हुए किशोर जी को लगा जैसे छोटी बहू कोई ज्वालामुखी हो जो उन पर आग उगलते अंगारे बरसा रही हो। उम्र का ही तगाजा है जो अच्छे को अपने समक्ष घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। कभी ऐसा समय हुआ करता था जब मेरे सामने आवाज़ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी, और आज यह समय आ गया है कि मेरी बहुएं भी मेरी इज्जत उतार कर अपने पांव तले रोन देती हैं। और नालायक बेटों को तो अपनी पत्नियों की चाकरी के अलावा और कोई काम है ही नहीं। बूढ़ा पिता तो जैसे उनकी दुनिया में आता ही नहीं। सोचते हुए बूढ़ी आंखों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जिल्लत भरे आंसू पीकर वे अपने बिस्तर पर आकर निढाल से लेट गए। फिर पत्नी की तस्वीर से ही कहने लगे, कौशल्या, मुझे क्यों नहीं ले गई अपने साथ? क्यों मुझे इस उम्र में कष्ट सहन करने के लिए छोड़ दिया?
जिन बच्चों को जीते रहो, सदा सुखी रहो, जैसे आशीर्वाद देते कभी थकते न थे हम दोनों, आज उन्हीं बच्चों के लिए मन से बदुआ निकल रही है। नालायक ना मुराद जैसे शब्द मुंह तक आते आते रह जाते हैं। जिस औलाद को पाल पोस कर समाज में उठना बैठना सिखाया, आज वही औलाद कदर नहीं जानती। कभी गलती से किसी बात में सलाह दिए भी बैठता हूँ तो कहते हैं बाबूजी आप तो चुप ही रहिए, आप नहीं समझेंगे। सच कहूँ तो दिल करता है कि खींच के एक तमाचा जड़ दूँ, लेकिन चुप रहने में ही भलाई है, यह सोचकर अपने आप को रोक लेता हूँ। अजी आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, बच्चे नादान हैं, लेकिन आप तो समझदारी दिखाइए। यह तो सोचिए कि कम से कम आपको 2 वक्त की रोटी तो खिला ही रहे हैं ना। बस बेकार की बातें सोच सोचकर परेशान मत होइए। किशोर जी को ऐसा लगा जैसे उनकी पत्नी कौशल्या उन्हें समझा रही है। नहीं कौशल्या, मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहते कहते किशोर जी नींद में ही बड़बड़ाने लगे और अचानक उनकी आंख खुल गई। चारों ओर देखा लेकिन कौशल्या जी नहीं दिखाई दी। अगले दिन सुबह उठे तो वे फैसला ले चुके थे कि अब अपने घर लौट जाना ही बेहतर होगा। अपने पुरानी से बैग में अपने सारे कपड़े रख दिए और तैयार होकर बाहर आ गए। बेटे ने उन्हें हैरानी भरी नजरों से देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछता किशोर जी बोल उठे, बेटा अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। बेहतर होगा कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दें, आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा। ससुर जी की यह बात सुनते ही छोटी बहू के चेहरे पर चमक आ गई और खुशी से बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि बाबूजी का यहाँ दिल नहीं लगेगा, वह अपने गांव में ही ठीक हैं। आप जल्दी से उन्हें स्टेशन पर छोड़ आइए, फिर आपको ऑफिस भी जाना है। ऐसा कहकर छोटी बहू अपने काम में व्यस्त हो गई और पत्नी की आज्ञा का पालन करते हुए जब छोटा बेटा उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आया तो उसने अपनी जेब से 500 का नोट निकालते हुए बोला, बाबूजी ये पैसे रख लीजिए, रास्ते में काम आएंगे। किशोर जी ने ध्यान से देखा तो वह वही फटा पुराना नोट था जिसे न तो दूध वाला लेने को तैयार था और ना ही सब्जी वाला। कभी किशोर जी अपने बेटे के चेहरे को देखते तो कभी मैले कुचैले और बीच से फटे उस नोट को। एक बार तो दिल आया कि उस नोट को वापस बेटे के हाथ में थमा कर बोल दे कि इस नोट को अपने पास ही रखो, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी के बिना भी अपने घर वापस जा सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलते उनके बेटे ने कहा, वे क्या है ना बाबूजी, शहर में महंगाई बहुत ज़्यादा है और तनख्वाह कम, इसलिए इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा। तभी किशोर जी अपने गुस्से की ज्वाला को मन ही मन दबाते हुए बोले, बेटा जब तुम दोनों का अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवाया था तो मैं मुश्किल से 12,000 महीना ही कमा पाता था। 8,000 तो केवल तुम्हारी पढ़ाई पर ही खर्च हो जाते थे। महंगाई उस समय भी बहुत थी। जब अपने दोस्तों की देखा देखी तुम अच्छे अच्छे कपड़ों और खिलौनों की डिमांड करते थे, लेकिन मैंने तुम्हारी फरमाइश बराबर पूरी की थी। तुम एक चीज़ मांगते थे तो मैं 2 लाकर देता था। खैर वक्त वक्त की बात है। किशोर जी बोलते जा रहे थे, लेकिन उनका बेटा ट्रेन से नीचे उतर चुका था और ट्रेन धीमी गति से चलने लगी। गांव में अपने घर पहुंचे तो किशोर जी को कुछ संतुष्टि हुई। उन्होंने अपने साफे से पसीना पोंछा और चारपाई पर पसर गए। आह कितनी शांति है यहाँ, लेकिन फिर से वही अकेलापन और फिर से वही धुआं उगलती अंगीठी। परंतु फिर भी बिना किसी की तो बातें सुने आराम से रोटी खाएंगे, इस बात का सुकून था उन्हें। कभी मन किया तो रोटी बना लेते, नहीं तो उदास हुए लेटे रहते थे। धीरे धीरे शरीर और अधिक ढलने लगा और तबीयत खराब रहने लगी। कभी कभार पड़ोसी मिलने आ जाते थे तो उन्हें दवाइयाँ वगैरह दे जाते थे। दमे की बीमारी के कारण उनकी हालत थोड़ी और बिगड़ी तो कमजोरी के कारण रोटी बनाने से भी लाचार हो गए। वे भूखे ही चारपाई पर पड़े रहते। पड़ोसियों ने बेटों को फ़ोन लगाकर खबर भिजवा दी, लेकिन अपने ही परिवार में मस्त दोनों बेटों को पिता से मिलने आने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लगातार बीमार रहने के कारण उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब रिश्तेदार और पड़ोसियों ने भी बेटों को फ़ोन करना बंद कर दिया था, क्योंकि बेटों ने तो जैसे ठान ही लिया था कि केवल अपने पिता के अंतिम दर्शन करने ही आएंगे।
एक दिन उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि किशोर जी ने बिस्तर पकड़ लिया। वह उठ बैठने और बोलने से भी लाचार हो गए। पड़ोसियों ने उनके बेटों को फिर से फ़ोन किया और खबर दी कि उनके पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। यदि वे आखिरी बार उनसे मिलना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाएं। इतना सुनकर दोनों बेटों और बहुओं के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो अब रोज़ रोज़ के झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो आए दिन कभी बुखार तो कभी खांसी, कभी यहाँ दर्द तो कभी वहाँ दर्द। यहाँ अपनी ज़िंदगी में हम इतने व्यस्त हैं, कौन करे सेवा चारपाई पर पड़े बूढ़े पिता की। बेटों के साथ दोनों बहुएं बड़ी चहकती हुई गांव में पहुंची और घर के अंदर आते ही दोनों के चेहरे पर एकाएक शोक और संताप व्याप्त हो गया। दोनों की दोनों ऐसे फूट फूट कर रोते हुए अपने आंचल को भिगोने लगी जैसे उनकी दुनिया ही लुट गई हो। हालांकि आस पड़ोस के सारे लोग जानते थे कि जिस बूढ़े ससुर को देवता मानने का दिखावा करते हुए ये दोनों दहाड़े मार मार कर रो रही हैं, उस ससुर को 2 वक्त की इज्जत की रोटी भी कभी इन दोनों से न खिलाई गई होगी। 1.5-2 घंटे रोने का दिखावा करके जब भूख लगी तो अपने साथ लाए तरह तरह की खाने की वस्तुएं, चिप्स, सैंडविच और आइसक्रीम का लुत्फ उठाने के लिए कमरे के भीतर चली जाती हैं। किशोर जी चारपाई पर निढाल पड़े हुए थे। हालांकि वे उठ या बोल तो नहीं पा रहे थे, परंतु सब कुछ देख और समझ पा रहे थे। आज वे वृद्धावस्था की पीड़ा को बड़ी गहराई से महसूस कर पा रहे थे कि किस तरह उम्र के आखिरी पड़ाव पर आकर इंसान की स्थिति सड़क के किनारे पड़े कचरे की तरह अस्तित्वहीन हो जाती है। खून के रिश्ते भी एकाएक धुलमिल से हो जाते हैं। बीमार पड़े किशोर जी को देखने के लिए रिश्तेदार और पड़ोसी सुबह से आए जा रहे थे। जैसे ही कोई घर के अंदर आता तो बेटे बहुएं मुंह लटका लेते थे। बड़ा बेटा बोलता, क्या बताएं, अंतिम समय है, ज़्यादा सेवा न ही करवाएं तो ही अच्छा है, वरना हम भी कहाँ नौकरी से इतना समय निकाल पाते हैं। भैया मैं तो कहता हूँ कि बाबूजी को ज़मीन पर लिटा देते हैं, न तो जाने कब बुलावा आ जाएगा। छोटा बेटा बोला। तभी दोनों बहुएं दहाड़े मार मार कर ऐसे रोने लगी जैसे उनके ससुर जी सच में ही भगवान को प्यारे हो गए हों। किशोर जी बड़े इत्मीनान से बहुओं का यह नाटक देख रहे थे। बूढ़े पिता को जमीन पर लिटाया गया तो जैसे पूरा गांव ही इकट्ठा हो गया। बड़ी बहू बाबूजी की टांगे दबा रही थी तो छोटी बहू वाहवाही लूटने के लिए गीता पाठ करने बैठ गई। दोनों बेटों ने पिता के लिए कफन का कपड़ा और लकड़ी की चिता भी मंगवा ली, लेकिन किशोर जी जस से तस लेटे हुए थे। शाम हुई तो सब लोग अपने अपने घर चलते बने। दोनों बेटे और बहुएं जो अभी तक अच्छा बनने का नाटक कर रहे थे, सब लोगों के जाते ही अपनी असलियत पर उतर आए। छोटी बहू अपनी जेठानी से बोली, न जाने कब मुक्ति मिलेगी बाबूजी को। बाबूजी को मुक्ति मिले तो हम बंटवारा करके अपने अपने घर चलते बने। लेकिन भाभी, मैं आपको बता देती हूँ कि माँ जी का बड़े वाला हार तो मैं ही लूँगी। मुझे तो वह बहुत पसंद था, कब से इंतज़ार कर रही थी कि उस हार को पहनने का मौका कब मिलेगा। आखिर वह घड़ी आ ही गई। फिर बड़ी बहू बोली, अगर तुम हार रखोगी तो माँ जी के भारी वाले कंगन मेरे हुए, उन्हें बेचकर मैं अपने लिए नई डिज़ाइन के कंगन बनवाऊंगी। मैंने तो दुकान पर डिज़ाइन भी पसंद कर रखा है। बहुओं की बातें सुनकर किशोर जी अंदर तक आहत हो रहे थे। उनका दिल तो हुआ कि चीख चीख कर पूरे गांव को अपने बेटे बहुओं की असलियत बता दें, लेकिन शरीर में जान ही कहाँ थी कि कुछ बोल भी पाएं। पिता के पास बैठे बैठे बेटे और बहुएं आपस में विचार विमर्श करने लगे। बड़ा बेटा छोटे बेटे से बोला, बहुत समय से हमारे घर में कोई समारोह नहीं हुआ, लेकिन इस बार हम गांव वालों को दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं हैं। बाबूजी की 13वीं पर खाने की एक से एक चीज़ रखी जाएगी। छोले भटूरे, पूरी भाजी और पनीर की सब्जी के साथ साथ मीठे में मूंग दाल का हलवा, गुलाब जामुन और रसमलाई भी रखेंगे। रसमलाई तो बाबूजी को बेहद पसंद है। खाने की इतनी चीज़ों का नाम सुनते ही किशोर जी के मुंह में पानी आने लगा। सोचने लगे कि मेरी 13वीं मेरे जीते जी ही क्यों नहीं कर दी इन लोगों ने। मैं भी पेट भर कर खा लेता और जीते जी मेरी आत्मा भी अंदर तक संतुष्ट हो जाती। बरसों से इन पकवानों के स्वाद के लिए वे तरस रहे थे।
उस स्वाद को याद करते ही उनके मुंह से लार बहने लगी। यह देखकर छोटी बहू बड़ी खुशी से बोली, देखिए तो अब तो बाबूजी के मुंह से लार भी बहने लगी है। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब लार निकले तो समझो अंतिम समय आ चुका है। बड़ी बेसब्री से किशोर जी की मृत्यु का इंतजार किया जाने लगा। लेकिन 3 दिन बीत गए। अब तो बेटे बहुए कयास लगाने लगे कि आखिर बाबूजी की आत्मा अधर में क्यों फंसी है। हम सब लोग तो यही हैं, फिर किससे मिलने की इच्छा है बाबूजी को, जो प्राण त्यागने का नाम ही नहीं ले रहे। तभी गांव के एक बड़े बुजुर्ग, जिन्हें पूरा गांव मानता था, किशोर जी का पता करने के लिए उनके घर आए। तो बेटे बोले, चाचा जी, समझ नहीं आ रहा है कि बाबूजी की जान कहाँ अटकी है। फिर वह बुजुर्ग बोले, बेटा, कभी कभी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाने से भी जान नहीं निकलती। क्यों ना तुम एक काम करो, अपने पिता की पसंद की खाने की चीज़ बनवाओ और उन्हें खिलाओ। हो सकता है वही खाने की ख्वाहिश मन में रह गई हो। बहू ने फटाफट से रसोई घर में जाकर बाबूजी के लिए देसी घी में सूजी का हलवा बना दिया। जैसे ही हलवा लाकर उनके पास रखा गया तो हलवे की खुशबू से ही उनका रोम रोम खिल उठा। बड़े बेटे ने एक चम्मच से थोड़ा हलवा मुंह में डाल दिया तो किशोर जी बड़ी खुशी से खाने लगे और देखते ही देखते पूरा कटोरा खाली हो गया। लेकिन ससुर जी की मृत्यु की प्रतीक्षा करती बहुओं के धैर्य की सीमा अब समाप्त होने लगी थी। छोटी बहू बोली, मैं तो अपना सामान पैक कर रही हूँ, अब हम और ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकते। हम इतने निठल्ले थोड़ी ना हैं कि किसी के मृत्यु के इंतजार में अपना वक्त गंवाते रहें। तभी बड़ी बहू गुस्से से उबलते हुए बोली, हाँ हाँ, हम तो जैसे कोई कामकाज करते ही नहीं। बाबूजी का ठेका तो हमने ही ले रखा है ना। पूरे 2 हफ्ते सेवा की थी हम लोगों ने बाबूजी की। तुमसे तो एक हफ्ता भी न संभालते बना। देवरानी जेठानी में जबरदस्त बहस छिड़ गई। बहुओं के साथ बेटे भी लड़ाई में कूद पड़े। फिर तो ऐसा झगड़ा हुआ कि पूरे गांव ने तमाशा देखा। कुछ लोगों ने आकर समझाया भी कि पिता मृत्युशैया पर पड़े हैं, तो इस समय ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। लेकिन उन लोगों को कहाँ परवाह थी। बिना किसी लाज शर्म के उन्होंने झगड़ा जारी रखा। वहीं थोड़ा भोजन पेट में गया तो किशोर जी के शरीर में भी कुछ जान वापस आ गई। उनका शरीर कुछ हरकत में आ गया और थोड़ी बोलने की ताकत भी आ गई। यह देखकर तो बेटे बहुओं के होश ही उड़ गए। परेशान होकर वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। खैर, जैसे तैसे रात बीती और सुबह हुई तो बड़े बेटे ने पिता को भी दूध के साथ 2 ब्रेड खिला दिए। चाय नाश्ता करके वे सब अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। फिर गांव के बड़े बुजुर्गों ने समझाया कि अब उनके पिता भी उन्हीं की जिम्मेदारी है और उनकी सेवा करना बेटों का कर्तव्य है, इसलिए उन्हें अपने साथ ही ले जाएं। छोटी बहू अपने पति को एक कोने में ले गई और नाक बोहे सिकोड़ते हुए बोली, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो आप। बाबूजी को अपने साथ रखने के लिए हरगिज तैयार मत होना। वे तो बिस्तर पर पड़े हैं और मुझसे उनकी गंदगी न उठाई जाएगी। बड़ी बहू ने भी धीमे से अपने पति के कान में कहा, कोई ज़रूरत नहीं है बिना मतलब आफत मोल लेने की। जब बूढ़े पिता को अपने साथ ले जाने में दोनों बेटे आनाकानी करने लगे तो यह सब देखकर किशोर जी की आंखें छलक उठी। हाथ जोड़कर अपने बेटों और बहुओं से बोले, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, मैं यहाँ कैसे रहूँगा यह मैं खुद ही देख लूँगा। पिता के इतना कहने की देर थी कि वे सब तुरंत अपना सामान उठाकर चुपचाप निकलते बने और आखिरकार 2 हफ्तों से चलते आ रहे बेटे बहुओं के नाटक का अंत हुआ। 1-2 दिन और बीते तो किशोर जी की हालत में कुछ और सुधार हुआ, लेकिन अब वे गंभीर सोच विचार में डूब गए। बार बार अपनी पत्नी कौशल्या जी की तस्वीर से ही पूछने लगते, यह है हमारी औलाद, लानत है ऐसी औलाद पर। यही बेटे थे जिनकी ख्वाहिश पूरी करने में मैं कभी पीछे नहीं हटता। आखिर बेटों की परवरिश में हमने कमी कहाँ छोड़ दी। बच्चों के लिए वर्षों की तपस्या में खुद को झोंक दिया था, लेकिन अपनी कठिन परिस्थितियों का बच्चों को पल भर भी आभास नहीं होने दिया था। लगता है आज उन्हीं बच्चों को मुझसे छुटकारा पाने की इतनी जल्दी थी कि मेरे जीते जी ही घर पर सफ़ेद कफन और चिता मंगवा कर रख दी थी और मेरे मरने की राह देख रहे थे।
मुझे अनाथ करके जाने में आज उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की। अपनी ही संतान ने वृद्धाश्रम के हर कदम पर मेरे स्वाभिमान को इतना आहत किया है कि मैं जीते जी स्वयं को मृत महसूस कर रहा हूँ। आत्ममंथन करते करते आज उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने गांव के सरपंच को बुलाया और अपना फैसला बताते हुए उन्हें अपने अगले कदम के बारे में बताया। ऐसा फैसला लेने से पहले एक बार फिर से सोच लो किशोर, सरपंच ने कहा तो किशोर जी बोले। अपनी ही औलाद की अपेक्षा ने मुझे अंदर तक इस कदर तोड़ दिया है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। किशोर जी ने अगले 2 दिनों में अपने फैसले को व्यवहारिक रूप दे दिया और उसके बाद भरी आंखें लिए वृद्धाश्रम में रहने चले गए। करीब 6 महीने बीत गए और एक दिन गांव के सरपंच ने दोनों बेटों को फोन किया और बताया कि उनके पिता परलोक सिधार गए हैं। पिता के घर जमीनों और जायदाद के बंटवारे में दोनों बेटों के हिस्सों में क्या क्या आएगा, इस बात का फैसला दोनों ने पहले ही आपस में कर लिया था। बंटवारे की पूरी तैयारी के साथ दोनों बेटे गांव पहुंचे। आंसू बहाते हुए पिता के शरीर को मुखाग्नि दी और जब घर पहुंचे तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के जाने का इंतजार किए बिना दोनों बेटों और बहुओं ने सबसे नजर चुराकर पिता के कमरे का दरवाजा खोला। उस समय चारों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। दोनों बेटों को नोटों के बंडल अपने आगे पीछे नाचते हुए दिखाई दे रहे थे और वहीं दोनों बहुओं की आंखें माँ जी के गहनों पर एक नजर डालने को ही बेताब हो रही थी। पिताजी की अलमारी खोलकर उसमें से वह दोनों संदूक निकाले जिसमें माँ के गहने और घर और खेतों के कागजात रखे हुए थे। यहाँ वहाँ ताका झाकी की तो संदूक की चाबियां भी मिल गई। बड़ी खुशी से बड़ी बहू ने पहला संदूक खोला तो देखते ही सबके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। अरे, इस संदूक में तो माँ के गहने होने चाहिए थे, पर यहाँ तो देखो, इसमें तो आप लोगों के बचपन की तस्वीरें पड़ी हैं। और यह क्या है? छोटे बच्चों के खिलौने। यह सब चीजें भी कोई संदूक में रखता है क्या? तभी बड़ा बेटा बोला, हम बचपन में इन्हीं खिलौनों से खेला करते थे। कितनी खट्टी मीठी यादें जुड़ी थी इन खिलौनों के साथ हमारी, इसलिए माँ ने इन्हें सहेज कर रख दिया था। दोनों बहुएं एक के बाद एक सामान निकाल कर फेंकती जा रही थी। बहुत सी चीजें निकली, लेकिन जिस चीज को वह ढूंढ रहे थे वह नहीं मिली। फिर बड़ी आस के साथ उन्होंने दूसरे संदूक का ताला खोला। संदूक में सबसे ऊपर एक थैला रखा हुआ था जिसमें कुछ पैसे रखे हुए थे। वे चारों लालची नजरों से उस थैले में देखने लगे। पैसे निकाल कर गिने तो पूरे 2 लाख थे। उसके साथ एक और लिफाफा रखा हुआ था जिसमें एक पत्र था। बड़े बेटे ने वह पत्र पढ़ना शुरू किया। लिखा था, इतनी बेसब्री से क्या चीज ढूंढ रहे हो बेटा? तुम्हारी माँ के गहने और मेरी संपत्ति। अरे बेटा, हम दोनों की अनमोल दौलत तो तुम्हारे बचपन की यह यादें ही थी जिन्हें हमने बड़े सहेज कर रखा हुआ था। लेकिन तुम अपनी जिंदगी में क्या मस्त हुए कि अपने माता पिता को ही भूल गए। जानते हो, किसी इंसान के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? अपनों के होते हुए भी किसी अपने का पास में न होना। और बेटा, उस समय दुनिया की कोई दौलत या संपत्ति काम नहीं आती। तुम्हारा बाप अपने अंतिम समय में हर पल अपने बच्चों के साथ को तड़पता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन तुम्हें वह आंसू नजर नहीं आए। 2 बेटों के होते हुए भी अपना अंतिम समय मैं वृद्धाश्रम में गुजार रहा हूँ। इससे बड़ी लानत की बात तुम्हारे लिए और क्या हो सकती है? मैंने अपने खेती की सारी जमीन, यह घर और बाकी की संपत्ति उसी वृद्धाश्रम को दान कर दी है जहां अंतिम समय में मुझे शरण मिली। और हाँ, जो 2 लाख मेरे संदूक में से निकले हैं वह मेरे अंतिम संस्कार का खर्च है, क्योंकि मरने के बाद भी मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। और इसी के साथ लिफाफे में जो 500 रुपये का नोट रखा हुआ है वह मेरे छोटे बेटे के लिए है। बेटा, यह वही नोट है जो ना तो दूध वाला लेने को तैयार था और ना ही सब्जी वाला। और मेरे गांव में आने से पहले तुमने यह फटा पुराना नोट मेरे हाथ में थमा दिया था और अपने कर्तव्य की पूर्ति कर ली थी। भगवान से दुआ करता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसे दिन तुम लोगों को कभी ना देखने पड़े। लेकिन कुदरत का असूल है, जो हम किसी को देते हैं वह हमारे पास लौटकर वापस जरूर आता है। पत्र पढ़ते पढ़ते बड़े बेटे की आवाज़ कांपने लगी और छोटा बेटा फूट फूट कर रोने लगा। और दोनों बहुएं अपना अपना सर पकड़कर ज़मीन पर धम से बैठ गई।
तो दोस्तों, आपको ये भावुक और पीड़ादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।